Hello students, I hope and I do pray that you all are doing great in your life. So today we will going to start with a new chapter and it is very easy and it is divided into two parts, right? So वो दो पार्ट क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री. सो आज हम कौन सा शुरू कर रहे हैं? वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद ग्रीन केमिस्ट्री. सो इन द वेरी बिगिनिंग when chemistry was when there was a beginning of chemistry, what happened? Firstly, John Dalton made a discovery of atom. फिर उसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री थोड़ी और आगे बढ़ी. केमिस्ट्री तो बिगिनिंग से ही थी, बट वी वर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोसेसेस, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड ऑल. तो ऐसे बढ़ते बढ़ते हमें एटम के बारे में पता चला. वी केम टू नो अबाउट एलिमेंट्स, वी केम टू नो अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स, उसके बारे में हमने और बातें करी. फिर धीरे धीरे जब केमिस्ट्री और आगे बढ़ा तो हम प्रोसेसेस की तरफ आ गए. वी केम टू नो कि कैसे कैसे हम एक प्रोसेस बना सकते हैं, खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उनसे केमिकल्स कैसे कैसे बना सकते हैं और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं. सो ये सब होने के बाद इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर वन समवेयर अराउंड 4 साल चला. तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम देयर वाज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट और यू कुड से डिमांड ऑफ वेरियस थिंग्स. मैन्युफैक्चर में ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जहां जहां मैन्युफैक्चर होता है, एवरीवेयर यू नीड केमिस्ट्री, यू नीड केमिकल्स ओवर देयर. कहीं ना कहीं आपको केमिस्ट्री में केमिकल्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है. जैसे कोई अगर आयरन आपको बनाना है तो यू नीड केमिस्ट्री, बिकॉज वहां पे आपका आ जाता है. ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें. कोई एयरक्राफ्ट बनाना है तो वहां पे आपको रॉकेट फ्यूल चाहिए, दैट इज N2H4, दैट इज हाइड्रोजन. ऐसी बहुत सारे जगह आपको केमिस्ट्री यूज पड़ती है. सो हमने बहुत ज्यादा डीप स्टडी करना शुरू करा और वी केम अप विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केमिकल प्रोसेसेस. और केमिस्ट्री वाज बहुत तेजी से केमिस्ट्री बूम कर गया, फटाक से बहुत आगे बढ़ गया. लेकिन अब आगे बढ़ने की वजह से हुआ क्या कि वी आर सराउंडेड बाय केमिस्ट्री. हर जगह हम किससे सराउंडेड? हम केमिस्ट्री से सराउंडेड है. जैसे कि आप ये मेरा लेक्चर जो देख रहे हो, ठीक है, उस पे जो आपको डिस्प्ले पे जो कलर आ रहा है, ये एक्चुअली आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, उसमें आपका एक चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से काम करता है व्हाट आर दिस. ठीक है, उसी तरीके से मोबाइल के कवर जो नॉर्मली आते हैं, जो प्लास्टिक से बने होते हैं, जो रबर से बनते हैं, वो सारे के सारे क्या है? दे ऑल आर पॉलीमर्स, राइट. ऐसी बहुत सारी चीजें. बेसिकली नाउ यू कुड से कि आपके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग केमिस्ट्री. लेकिन ऑन द अदर हैंड जैसे जैसे केमिस्ट्री हम इंट्रोड्यूस करते गए अपने लाइफ में, उसके साथ साथ डेंजर चीजें भी आ गई. देयर वाज हेल्थ प्रॉब्लम, देयर वाज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, देयर वाज कंटामिनेशन इन वाटर, there was pollution everywhere. Everything was getting destroyed a bit by bit. And after 1950 और कुछ सालों के बाद, you could say early 2000 और 20th century के अर्ली में, बिगिनिंग में, या you could say 21st century के बिगिनिंग में, we came to know that कि we are not going sustainably. ठीक है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे. जिस तरीके से हम चीजों को यूज कर रहे हैं, ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. बिकॉज दे विल नॉट गोइंग टू हैव प्रॉपर फूड, दे विल नॉट गोइंग टू हैव प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, दे विल नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉपर एनर्जी. बिकॉज हम बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा वेस्ट क्रिएट हो रहा है. ठीक है, तो अब आया आपका where we launched a new branch of chemistry that is called as green chemistry. अब it is the only hope कि आप sustainable development कर सकें. sustainable development क्या होता है कि आप ऐसी डेवलपमेंट करो या ऐसे अपने लाइफ को या ऐसे अपनी कंट्री को या वर्ल्ड को लेकर के चलो कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको कोई चीज के लिए प्रॉब्लम ना हो. ऐसा ना हो कि फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है जिसमें मॉम, डैड और उनके बेटे हैं, तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी? बेटों का बेटे. तो अब ये पेरेंट्स ऐसा ना करें कि जो भी अर्न करे सब कुछ खा के बर्बाद कर दे, सब कुछ पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट कर दे, राइट. अब ये क्या करते हैं? कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए डेवलपमेंट करते जाते हैं, राइट. उसी तरीके से जब हम कोई भी चीज यूज करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि आने वाले वक्त में ये खत्म ना हो जाए, हमारे बच्चों को डिप्राइव ना हो जाए, हमारे फ्यूचर जनरेशन को डिप्राइव ना हो जाए. दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट और दिस काइंड ऑफ
यूज ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड एज व्हाट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जब, अच्छा, इन अदर टर्म्स केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज सस्टेनेबल केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या करेगी, क्योंकि जो प्रोसेस है वो तो है, उसमें आप चेंजेस क्या करोगे, ऐसा तो नहीं है उस चीज को खत्म कर दोगे, बराबर। जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है कि आप थर्मल पावर प्लांट से हीट एनर्जी तो जनरेट कर लेते हो, बराबर, लेकिन हीट इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो भी जनरेट करते हैं वो कर लेते हो, लेकिन होता क्या है कि नीचे बहुत ज्यादा ऐश जमा हो जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। अब इस प्रोसेस को कैंसिल तो कर नहीं सकते हो, तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या करेगा कि ये जो वेस्ट है, हो सके कि ऐसा प्रोसेस दे आपको रिसर्च और एनालिसिस करके कि ये इतना वेस्ट जनरेट ना हो, पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर ये प्रोसेस में कहीं भी इनकॉर्पोरेट नहीं हो पा रहा, वेस्ट जनरेट होगा ही होगा, तो व्हाट दे कैन डू कि जो वेस्ट है उसको कहीं दूसरे प्रोसेस में यूज कर लें, कि वो अब वेस्ट नहीं रह जाएगा, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव काम में आ जाएगा। दैट्स द ब्यूटीफुलनेस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ऐसे ही हम पढ़ेंगे, ऐसे ही सीखेंगे कि कौन से ऐसे चीज है जो एक्चुअली में हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री के जो फादर हैं, he is called as Paul T. Anastas. What he did, he showed us 12 प्रिंसिपल, जिसके ऊपर पूरा आपका ग्रीन केमिस्ट्री बेस्ड है। कितने प्रिंसिपल है? 12 प्रिंसिपल। तो आई विल ट्राई to just finish all the 12 principles in today's lecture by giving you simple examples. कुछ examples आपके टेक्स्ट बुक में, कुछ examples मैं आपको बाहर से दूंगा, ठीक है? आई होप आपको समझेगा। ओके गाइस, चलो तो हम पहले हम लोग डेफिनेशंस देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन बाय एनवायरमेंटली कंसाइज डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज और जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। तो अब ये ग्रीन केमिस्ट्री बेसिकली, ये डेफिनेशन आपको यही याद करना, यही लिखना है, ठीक है? लेकिन इन सिंपल टर्म ये क्या है कि कोई भी केमिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस हो, चाहे कोई भी केमिकल प्रोडक्ट हो, आपको उसको इस तरीके से बनाना है कि ना तो वो खुद हजार्डस हो, ना ही उससे कोई वेस्ट जनरेट हो हजार्डस, और ताकि आपके एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई बात समझ में आप लोग को? चलो तो आप लोग इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और we're going to jump on to the very first topic, that is prevention of waste। पहला टॉपिक क्या है गाइस? प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट। मैं इसको यहीं लिखता हूं। अच्छा, डेफिनेशन आपको ऑलवेज रिमेंबर, वो डेफिनेशन चाहे आपकी फिजिक्स की हो, वो डेफिनेशन चाहे आपकी बायोलॉजी की हो, वो डेफिनेशन चाहे आपको मैथ्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, बी इट फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एज इट इज। क्योंकि अगर उसने बोला डिफाइन दिस, तो आपको टेक्स्ट बुक में से उठा के एज इट इज कॉपी करना है, और यू कुड से बाय योर टर्म रट्टा मारना। हाँ बाबा, रट्टा ही मारना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो डेफिनेशन, उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है? तो डेफिनेशन को एज इट इज लिखना है। तो फर्स्ट इज व्हाट? प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स। क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रिवेंशन करना है, और प्रिवेंशन के साथ आपको बाय प्रोडक्ट को भी देखना है कि बाय प्रोडक्ट ना हो कहीं पे। अब प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? मैं बोलता हूं आपके घर में कचरे को अच्छे से प्रिवेंट करना है, ठीक है? कचरे को अच्छे से प्रिवेंट करना है, तो देयर आर टू थिंग्स कि आप ऐसे काम ना करो जिससे कचरा हो। दूसरी चीज ये है कि आप कचरे को भाई अच्छे तरीके से रखो, ऐसे जगह रखो या उसका यूज करो कुछ ना कुछ, बराबर। लेकिन ये तो बोल ही नहीं सकते कि कचरा निकलेगा ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। कचरा निकलना लाजमी और कचरा निकल के ही रहेगा। तो व्हाट यू कैन डू थिंग्स लाइक कि आप ऐसे केमिकल प्रोसेस लो जिसमें कि आपका वेस्ट ना निकले। आप ऐसे केमिकल प्रोसेस लो जो एकदम 100% आपको रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्जन दे। समझ में आया? जैसे कि सिंपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि H2O2 है, ये रिएक्ट होगा बाय इलेक्ट्रोलिसिस, क्या बनाएगा आपको? 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 प्लस O2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम 2 डाल देंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें कैसा होता है
प्रोडक्ट आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट नॉर्मल, बताऊंगा उसको क्या बोलते हैं, और एक होता है डिजायर्ड प्रोडक्ट। क्या होता है? एक डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो डिजायर्ड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है? ठीक है, अभी जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है ना, ये वो होता है जो आप वही बना रहे हो और कुछ बना नहीं रहे हो। क्या बना रहे हो? सिर्फ आपको उससे ही लेना देना है। जैसे कि यहाँ पे आप डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या ले सकते हो? हाइड्रोजन। आपको ये प्रोसेस से आपको क्या बनाना है? हाइड्रोजन। तो अब आपको इस ऑक्सीजन से कुछ लेना देना नहीं है, वो 10% आए, 20% आए, 40% आए, उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका एम क्या है कि आपको ऐसे प्रोसेस ढूंढने हैं जिसमें से आप क्या बना सको? हाइड्रोजन गैस बना सको। तो आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इन दिस केस दिस विल बिकम प्रोडक्ट, जिसको प्रॉपरली इन प्रॉपर टर्म्स वी कुड से बाय प्रोडक्ट, और दिस विल बी कॉल्ड एज डिजायर्ड प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? ये डिजायर्ड प्रोडक्ट। समझ में आया आप लोग को? वेरी गुड। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या होता है और बाय प्रोडक्ट क्या होता है। अब इससे आपको एक बेस्ट एग्जांपल समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक थर्मल पावर प्लांट है। क्या है ये एक थर्मल पावर प्लांट है। अब पहला जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस एक आपको टेक्नोलॉजी बताता है जिसका नाम है ZWT। क्या नाम है? ZWT, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। क्या बताता है ये? जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। अब ये जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या बोलता है? इट सेज दैट कि आप एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाओ या ऐसा केमिकल प्रोसेस बनाओ जिसमें वेस्ट निकले ना, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वेस्ट तो निकलेगा ही भाई। क्यों? क्योंकि आप किसी एक को तो डिजायर प्रोडक्ट मान सकते हो ना, आप दोनों को कैसे मानोगे? बराबर। और दोनों को भी मान लोगे तो 100% आ जाएगा आपका, फिर वहां पे कोई वेस्ट नहीं निकलेगा। बराबर। बेसिकली व्हाट हैपेंस, अब होगा क्या? ये टेक्नोलॉजी क्या बोलती है कि देयर शुड बी जीरो और मिनिमम। उसके अलावा और एक ये टेक्नोलॉजी और एक चीज बोलती है, वो ये बोलती है कि जो आपका वेस्ट है, जो बाय प्रोडक्ट है एक्चुअली में, बराबर, वो वेस्ट नहीं है, बाय प्रोडक्ट है, लेकिन इस रिएक्शन के हिसाब से वो वेस्ट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका कहीं यूज होता नहीं हो, कहीं नहीं इधर उधर रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो होगा क्या गाइस? इन दैट केस आपको उस बाय प्रोडक्ट को या उस वेस्ट को कहीं दूसरे प्रोसेस में यूज करना है एज अ रॉ मटेरियल। समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल दिया आपके टेक्स्ट बुक में, जैसे कि आपका एक थर्मल पावर प्लांट है, नीचे यहाँ पे क्या जमा हो जाता है? ऐश जमा हो जाता है, राख बोलते हैं ना, राख। इस राख को हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं इसको सीमेंट इंडस्ट्री में और ब्रिक इंडस्ट्री में। ब्रिक इंडस्ट्री में अगर ग्रीन केमिस्ट्री नहीं होता तो ZWT नहीं होता, और उसके वजह से हमें ये नहीं पता चलता कि ये दोनों कहाँ यूज होने वाले हैं। बराबर। ये अब आपका जो ऐश, जो पहले आपका नॉर्मली वेस्ट के फॉर्म में इधर उधर फेंका जाता था, और एट द एंड क्या करेगा? प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। लेकिन नाउ इट इज यूज्ड एज व्हाट? इन सीमेंट इंडस्ट्री एंड ब्रिक इंडस्ट्री। समझना है? एक और एग्जांपल है, जब आप इंडस्ट्री में हैवी मशीन्स को जब आप वॉश करते हैं, क्या करते हैं? इनको हम लोग वॉश करते हैं, तो इसमें बहुत सारा इफ्लुएंट निकलता है। इफ्लुएंट मतलब कि जैसे आपने उसको धोया, धोने के बाद जो कचरा निकलता है, कचरे में पानी भी होता है और अदर गैसेस भी होते हैं, अदर आपके डिसॉल्व स्टेट में कंपाउंड्स भी होंगे, तो उनको हम यूज कर सकते हैं एज अ कूलेंट इन थर्मल पावर। थर्मल पावर प्लांट। समझे आप लोग? तो व्हाट दे आर सेइंग कि आपका जो हैवी मशीन्स की वॉशिंग होती है, उसमें से जो इफ्लुएंट निकलता है, उसको आप एज अ कूलेंट यूज कर सकते हो। बराबर। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये जो इफ्लुएंट है, इस मशीन के वजह से इट्स अ बाय प्रोडक्ट। क्या है ये? बाय प्रोडक्ट है। जो केमिकल यूज हो चुका है उसके अंदर, जो केमिकल यूज हो चुका है क्लीन करने के लिए, वो तो यूज्ड अप है। उसके बाद जो चीजें निकला है, दैट्स कॉल्ड इफ्लुएंट, और वो क्या आपका बाय प्रोडक्ट है। नाउ दिस इफ्लुएंट कुड बी ट्रीटेड एज अ कूलेंट इन थर्मल पावर प्लांट। समझ में आया आप लोग को? सो इन दिस केस देखो, यहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये दोनों एक ही जगह पे है, आप इसको भी हम निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी प्रोसेस ऐसे होते हैं कि आप एक को ही कंज्यूम करके रख सकते हो, दूसरा शायद वोलेटाइल हो, निकल जाए, या कहीं डिसॉल्व स्टेट में चले जाए, कुछ तो भी ऐसा हो जाए जहां पे आप उसको नहीं निकाल सकते। तो इन दिस केस दिस विल बिकम अ डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड दिस विल बिकम अ बाय प्रोडक्ट और वेस्ट। समझ में आया? नेक्स्ट वन इज व्हाट? एटम इकोनॉमी। नेक्स्ट क्या आपका?
एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब एटम इकोनॉमी क्या बोलता है? इट इज डिफाइंड एज कि आपका जो रिएक्टेंट में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं दे शुड गेट कन्वर्टेड इनटू एटम्स ऑफ डिजायर प्रोडक्ट। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए? डिजायर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जितना ज्यादा एटम इकोनॉमी का परसेंटेज हाई होगा उतना कम वेस्ट होगा। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, एकदम सिंपल एग्जांपल। जैसे कि देखो आप परसेंट ऑफ इकोनॉमी, परसेंट एटम इकोनॉमी, एटम इकोनॉमी फॉर्मूला क्या है? इक्वल्स टू फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर प्रोडक्ट डीपी, दैट इज डिजायर प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ फॉर्मूला या FW, फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इन अ रिएक्शन। जो रिएक्शन में आपका ये जो डिजायर प्रोडक्ट बना है उसका फॉर्मूला वेट, मैं बताता हूं फॉर्मूला वेट क्या होता है। उसका फॉर्मूला वेट अपॉन सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स ऑफ द सेम रिएक्शन बराबर। अब फॉर्मूला वेट क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH4, तो अब मुझे पता करना है कि इसका टोटल मास कितना है, उसी को फॉर्मूला वेट बोलते हैं। फॉर्मूला वेट दैट इज कि फॉर्मूला में कितने एटम है उसको कैलकुलेट करो, जो मास आएगा, जो वेट आएगा। अच्छा, केमिस्ट्री में मास और वेट सेम होता है, ठीक है। तो जो मास आएगा या जो वेट आएगा दैट वेट विल बी कॉल्ड एज फॉर्मूला वेट। जैसे कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंस, कार्बन की मास कितनी है? 12। कितने एटम है? 1 एटम है, 1 डाल दो, 12 इंटू 1 प्लस इसके एटम कितने हैं? 4। कितनी उसकी मास है? 1 है, तो कितना हो गया? 12 प्लस 12 इंटू 1 इज 12 प्लस एज इट इज 4 इंटू 1 इज 4 विच कम्स आउट टू बी 16U। लिखते कैसे है? 16U। व्हाट इज दिस? यूनिफाइड मास। इसको आप पहले हम AMU भी लिखते थे, एटॉमिक मास यूनिट। इसकी भी कहानी बड़ी जबरदस्त है, कभी फुर्सत मिलेगी तो सुनाऊंगा। दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। तो कैलकुलेशन करेंगे, जो परसेंटेज आएगा उससे मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? ब्यूटेन 1 ऑल 2 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसका रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो कैसा होगा? ब्यूटेन 1 ऑल, पहले आप 4 कार्बन लिखो, 1 2 3 और ये 4 पे डाल दो OH क्योंकि ऑल है ना। यहां पे डालेंगे आप CH2 ठीक है, प्लस NaBr प्लस H2SO4। ये आपके रिएक्टेंट है, मतलब एक डब्बा लिया आपने, उस डब्बे में आपने इसको डाला प्लस दिस ओके। अब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो आपको ये मिल जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। मतलब ये रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा? इससे मतलब इसके जगह पे ये आ जाएगा, ये फर्दर ये इससे और इससे कौन रिएक्ट हो जाएगा? OH जो है ना, इससे प्लस इससे रिएक्ट करके कुछ और बनाएगा। बताता हूं क्या बनाएगा, ठीक है। पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो अब ये आ जाता है, तो ये एज इट इज दैट इज CH2 बॉन्ड CH2 Br। क्या लिखेंगे? Br। तो अब हो गया ना 1 पे ब्रोमो और कितने कार्बन? 1 2 3 4 ब्यूटेन बराबर, प्लस आएगा NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। होता क्या है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये यहां से ब्रेक होता है, ये OH इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस H2O। और ये Na जो यहां से ब्रेक हुआ है ना, वो इसके पार्ट से कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस होगा और ये आपका प्लस होगा। तो दिस पार्ट विल गोइंग टू अट्रैक्ट दिस पार्ट एंड मेक्स NaHSO4 एंड दिस माइनस विल गोइंग टू अट्रैक्ट दिस प्लस एंड मेक्स वाटर। सो इस तरीके से बन गया। अब हमें क्या करना है? ये आपका रिएक्टेंट है, सॉरी ये प्रोडक्ट है, दिस प्लस दिस। अगर आपको निकालना है, अब डिजायर प्रोडक्ट में आप कुछ भी निकाल सकते हो, किसी का भी प्रोडक्ट का डिजायर एटम इकोनॉमी निकाल सकते हो, इसका चाहे इसका। ओवर हियर डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है? दिस इज योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब आपको इस चीज से ये बनाना था, लेकिन इस चीज से जब ये बनाया तो उसके साथ साथ आपको ये भी मिला, लेकिन ऐसा नहीं है
कि कंटेनर में एक जगह ये है, एक जगह ये है, एक जगह ये है, तो सबको अलग अलग निकाल दो तो सब आपको मिल गया। नहीं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसॉल्व स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा? डिसॉल्व स्टेट में। ठीक है, ये भी उसी तरीके से होगा, लेकिन इसको फिल्टर करके निकाल सकते हो, बट दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट। तो ये आपके क्या बन जाते हैं? वेस्ट, और ये बन गया आपका डिजायर प्रोडक्ट। समझ में आया आप लोग को? चलो, तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसका परसेंटेज कितना है। उसके लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला वेट ऑफ डीपी, दैट इज डिजायर प्रोडक्ट। फॉर्मूला वेट कैसे करेंगे? कैलकुलेशन एकदम सिंपल है। कार्बन कितने हैं गाइस यहाँ पे? देयर आर 1 2 3 4 कार्बन, तो लिख दो 4C प्लस। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 2 5, 5 + 9 और 4 कितने हैं? 9, तो लिखेंगे 9H प्लस। Br कितने हैं? देयर इज ओनली 1 Br। बस हो गया, दैट्स इट। बराबर। अब नीचे क्या करेंगे? ये पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या लिखा है? सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इन अ रिएक्शन, तो सबके। तो थ्रू आउट H कितना, कार्बन कितना है? 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है, तो 4 कार्बन लिखेंगे प्लस। थ्रू आउट H कितना है? तो 3 + 6 कितना है? 9 + 1 10, 10 + 2 12, तो लिखेंगे 12C, सॉरी 12H प्लस 12H हो गया। प्लस आपको क्या लिखना है? 1Na प्लस 1S प्लस 4 प्लस 5O प्लस हो गया ना Br प्लस 1 Br, ठीक है, इंटू 100। Why 100? Just because of this percentage into 100। समझ में आया आप लोग को? चलो, अब क्या लिखेंगे? जब कैलकुलेशंस करोगे, पूरा क्या करोगे? कैलकुलेशंस करोगे तो कैसे करेंगे? देखो, 4 × 12 प्लस 9 × 1। वाई आई रोट 4 × 12? बिकॉज C का जो मास है वो कितना है? 12 होता है। 9 × H की मास कितनी होती है? 1 होती है। इंटू सॉरी प्लस 80 1 × 80 तो डायरेक्टली 80 बराबर। 4 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 23 प्लस 32 प्लस 5 × 16 कितना होता है गाइस? 5 × 16 कितना होता है? इट कम्स आउट टू बी 80, तो लिखेंगे 80 प्लस 80। ब्रोमीन का भी तो 80 है। सो जब आप सबको प्लस करेंगे ऊपर वाले के, तो ये आएगा 137 अपॉन 275। ये यूनिफाइड मास, ये भी यूनिफाइड मास। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आएगा 49 पॉइंट समथिंग। कितना आएगा? 49। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये जितने भी रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को जब आपने यूज किया एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, दैट प्रोडक्ट वाज योर डिजायर प्रोडक्ट। तो इस रिएक्टेंट के कितने एटम उस डिजायर प्रोडक्ट में है? तो वो कितने हैं? जस्ट एंड जस्ट 49%, और यू कुड से 50%। अगर आप इसका निकालेंगे, किसका? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का, तो ये समझ अराउंड 43% आएगा। कितना आएगा? 43% आएगा। समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो आप बताइए, जब मेरा परसेंट ऑफ इकोनॉमी या एटम इकोनॉमी बढ़ेगा तो मेरा वेस्ट क्या होगा? घट जाएगा। बराबर। अब मेरे लिए जब ये मेरा डिजायर प्रोडक्ट है, तो दीज टू आर व्हाट? दीज टू आर माय वेस्ट। तो वेस्ट ज्यादा है ऑब्वियसली, 49 है, तो दोनों मिला के तो मोर देन 50 हो गया, तो मेरा वेस्ट ज्यादा है। राइट। तो होता क्या, ग्रीन केमिस्ट्री क्या कहता है कि आप, जैसे पहला वाला हमारा यही था ना, हमें प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, हम हमेशा क्या बोलते हैं, हमने इंग्लिश में बचपन से पढ़ा आ रहा है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अरे कचरा हो जाए उसको साफ करने से बेहतर है कि आप कचरा ही ना करो। तो ऐसे प्रोसेस को फॉलो ना करो, ऐसे प्रोडक्ट ना बनाओ, ऐसे केमिकल रिएक्टेंट्स के साथ आप प्रोडक्ट ना बनाओ जिसकी एटम इकोनॉमी एकदम कम हो। इसकी बहुत ही ज्यादा खराब है गाइस। तो ग्रीन केमिस्ट्री यही कहता है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाने हैं जो कि एटम इकोनॉमी इतना कम देता है और इतना ज्यादा कचरा देता है। लेकिन अगर ये बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है और कोई रास्ता ही नहीं है, कोई और दूसरा प्रोसेस ही नहीं है, तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए नेक्स्ट, कि इन दोनों का यूज कहां करें हम, या इन दोनों को बाईपार्ट करके हम क्या करें। बराबर।
समझ में आया आप लोग को? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन इज लेस हजार्डस केमिकल्स। अब जब केमिकल्स आप बनाते हो तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आप जो केमिकल बनाओगे, जैसे आपको केमिकल बनाना है, एक्सप्लोजिव केमिकल बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, और आपको एक्सप्लोजिव केमिकल जब बनाना है तो एक्सप्लोजिव रॉ मटेरियल चाहिए। आपको टॉक्सिक मटेरियल बनाना है तो आपको टॉक्सिक रॉ मटेरियल चाहिए, बराबर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जरा जैसी जैसी आपकी डिमांड होगी वैसा वैसा आपको रॉ मटेरियल चाहिए, बराबर और नॉट। और आपको चिकन बिरयानी बनाना है तो यू डोंट वांट मटन, राइट? उसके लिए आपको चिकन चाहिए, राइट? उसी तरीके से अगर आपको टॉक्सिक सब्सटेंस बनाना है, टॉक्सिक केमिकल बनाना है, तो आपको टॉक्सिक रॉ मटेरियल चाहिए। अगर आपको इस तरीके से पॉइजनस बनाना है, टॉक्सिक बनाना है, पॉइजनस बनाना है, करोसिव बनाना है, ठीक है, तो आपको ऐसे ही टाइप ऑफ क्या चाहिए होगा? आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अब इससे होगा क्या? इससे प्रॉब्लम ये होगा कि ये आपके एनवायरनमेंट के लिए भी खराब है, जो पर्सनल इससे डील कर रहा है, जो इसको बना रहा है, उसके लिए भी प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस? चलो ये आप लोग पहले इरेज कर, ये लिख लेता हूं, इरेज कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको प्रॉपर बताता हूं कि वो क्या है, ठीक है। थर्ड वाला आपका प्रॉपर क्या है? ओके गाइस, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस एंड ऑन द अदर हैंड, जो बात काफी मिलता जुलता है वो ये है कि डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। अब दोनों का मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि जो आपका सब्सटेंस बना है सिंथेसाइज होके, वो होना चाहिए लेस हजार्डस आपके हेल्थ के लिए, दो उसका बेनिफिट चाहे जितना भी हो, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल है आपका DDT एंड BHC, ये दोनों बहुत यूजफुल है, ठीक है, लेकिन दोनों बहुत ज्यादा हजार्डस है। आई डोंट नो आपका टेक्स्ट बुक में इसके बारे में पॉजिटिव बातें क्यों करी है, मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा जब इस पे आएंगे। ऑन द अदर हैंड, आपको ऐसे केमिकल्स को डिजाइन करना है या ऐसे केमिकल प्रोसेस को डेवलप करना है, ठीक है, जो कि क्या हो, वो लेस हजार्डस हो। तो दोनों टॉपिक एक जैसे ही है, बस इसमें फर्क ये है कि आपको इसमें ना रूट से देखना पड़ता है। किससे? रूट से। और यहाँ पे इसके एप्लीकेशन से, जैसे मान के चलो मैं बना रहा हूं एक केमिकल, तो केमिकल जब मैं बना रहा हूं तो मैं क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं वो इसमें आता है, डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। बनने के बाद जो मेरा केमिकल बन चुका है उसके एप्लीकेशन से क्या प्रॉब्लम हो, किसमें आएगा? इसमें आएगा। समझ में आया आप लोग को? जैसे कि DDT बना रहा हूं मैं, तो बनाने के टाइम किसको फॉलो करेगा प्रिंसिपल? ये वाले फोर्थ वाले प्रिंसिपल को फॉलो करेगा आपका केमिस्ट। बनने के बाद उसके एप्लीकेशंस कहां कहां पर है और उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है लिविंग बीइंग्स को, एनवायरमेंट को, वाटर को, आपके लैंड को, चाहे जो भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो वो किसको फॉलो करेगा? इस वाले प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे आपके जो भी आपके केमिकल्स है उनका जो एप्लीकेशंस है वो जितना भी बेहतर हो, लेकिन देयर शुड बी ऑलवेज वेरी लिटिल प्रॉब्लम टू ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि ये जो DDT है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ये पूरे यूरोप में अच्छा ये कैसा है ना, इसका नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो क्लोरो इथेन। क्या है? बना दूं क्या? चलो बना देता हूं। देखो पहले 2 बेंजीन की रिंग बनाने के ऐसे, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे CCl3, फिर एक इसकी रिंग बनाओ बेंजीन की, ठीक है, थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, और यहां पे डाल दो आप Cl, यहां पे डाल दो Cl, ये बेंजीन, दिस इज कॉल्ड एज, क्या नाम है? डाइफेनाइल। दिस टू आर डाइफेनाइल। फिर क्या है? नाम लिख ही देता हूं, नाम क्या है इसका? डाइक्लोरो क्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो, दिस इज इथेन, ठीक है। तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। दिस इज कलरलेस, ये कलरलेस पाउडर होता है, कलरलेस, ओडरलेस होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस है, सॉरी,
क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन पाउडर नहीं है, क्रिस्टलाइन व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड, बराबर। अब ये गाइस हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर, इसको हटाते पहले यहाँ से, वर्ल्ड वॉर 2 में व्हाट हैपेंस इन वर्ल्ड वॉर 2, यूरोपियन कंट्रीज वर फेसिंग द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मलेरिया। मलेरिया का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे। ये कौन से ईयर की बात है, 1940 की, ठीक है। तो वन साइंटिस्ट केम एंड ही इज कॉल्ड एज मुलर। इन 1942 इसने इस कंपाउंड को सिंथेसाइज किया, दैट इज DDT। एट दैट टाइम इट वॉज एक्सटेंसिवली यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड टू किल मलेरिया, ठीक है। किस चीज को मारने के लिए काम आ रहा था, एक्चुअली में इंसेक्ट को मारने के काम आ रहा था। अब कौन से इंसेक्ट, ऑब्वियसली एनोफिल्स, मॉस्किटोस, जो आपके वेक्टर को कैरी करते हैं फॉर मलेरिया, ठीक है। प्लास्मोडियम वायरस जो है ना उसको कैरी करते हैं। आई होप प्लास्मोडियम होगा, बायोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये इंसेक्ट को अलॉन्ग विद मॉस्किटो इट वाज किलिंग अदर इंसेक्ट आल्सो, तो बहुत यूजफुल था और ऊपर से स्प्रिंकल करते थे। तो हुआ क्या, लॉन्ग प्रोसेस में आज के डेट में देयर आर नो केसेस ऑफ वायरस, देयर इज नो केसेस ऑफ मलेरिया इन यूरोप और न्यूयॉर्क एरिया, ठीक है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक भी केसेस नहीं आता, लोग मरते ही नहीं जल्दी। इंडिया में उस टाइम पे 1950 और 60 के टाइम पे मलेरिया वाज देयर एंड एवरी ईयर 8 लाख ऑफ पीपल यूज्ड टू डाई, 8 lakhs ऑफ पीपल यूज्ड टू डाई। जब इंडिया ने भी ये चीज को अपनाया DDT को और दे स्टार्टेड ट्रीटिंग, राइट, व्हाट हैपेंड थ्रू नेक्स्ट फ्यू इयर्स, आफ्टर फ्यू इयर्स एक भी डेथ नहीं थी। 2 मलेरिया केसेस वर देयर, आज भी मलेरिया के केसेस हैं, लेकिन देयर वर नो डेथ्स। आपने मुझे नहीं लगता है आपने सुना होगा, मैंने तो कभी नहीं सुना है कि मलेरिया की वजह से कोई मर गया। मलेरिया होता है लेकिन इजीली ठीक हो जाते हैं, 4 और 5 डेज का कोर्स होता है और वो ठीक हो जाते हैं। तो इंडिया से गायब क्यों नहीं हुआ, वो कंट्री से क्यों गायब हो गया, बिकॉज जब 1960 में जब हमने डाला था, 1960 और 50 के बीच में, आफ्टर फ्यू इयर्स व्हाट हैपेंड, वी केम टू नो दैट कि इसके बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस है आपके बॉडी के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर, आपके एनवायरमेंट के ऊपर, एवरीवेयर बहुत ज्यादा ये डेंजरस है। तो इमीडिएटली लंदन, अमेरिका, दीज कंट्रीज स्टार्टेड बैनिंग इट, ठीक है, और आज एवरीवेयर इट इज बैंड। फिर उसके जगह पे आया व्हाट, द न्यू कंपाउंड केम, दैट इज BHC, ठीक है, बेंजीन हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो कि एकदम गलत नाम है, राइट। इसका नाम एक्चुअली में लिंडेन, क्या नाम है इसका, लिंडेन, ठीक है, लिंडेन या फिर गेमेक्सेन, या फिर उसका तीसरा नाम है गेमेलिन, इसको ये कहा जाता है। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो कि एकदम गलत नाम है, ठीक है। ये क्या करता है, हमने इस DDT को इसके साथ रिप्लेस कर दिया। ये भी काम क्या करता है, ये भी इंसेक्टिसाइड है, जैसे ये इंसेक्टिसाइड है वैसे ये भी इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड क्या होता है, जो इंसेक्ट को किल करता है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करा तो हमने उसके साथ इसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन आज के डेट में ऑलमोस्ट 180 कंट्रीज में बैंड है, अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड रशिया। इंडिया और रशिया को छोड़ के हर जगह ये बैंड है। ये तो आज के डेट में प्रोड्यूस भी करते हैं इनको। रीजन क्या है कि कुछ ऐसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इनको अलाउंस दे रखा है कि आप इस चीज को यूज कर सकते हो, BHC को, बट नॉट टू किल इंसेक्ट। आप इंसेक्ट को मारने के लिए नहीं कर सकते, बिकॉज ये लीच करके ग्राउंड में चले जाता है, फिर वहां से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ता है, और ये जैसे उनकी तरफ बढ़ता है तो इट अफेक्ट्स नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन समझते हो, जो आपके ब्रेन को टॉक्सिक हो, जहरीला हो, पॉइजनस हो, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोटॉक्सिन। ये आपके हार्ट को, आपके किडनी को, आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। तो आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है कि हम इसके जगह पे इसको यूज करते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। हर जगह तो बैंड है, कहां से यूज करोगे भाई, आई डोंट नो किस तरीके से दिया, वो भी अपडेटेड वर्जन में, ठीक है। तो ये आपका लेस हजार्डस। हमने इसमें क्या देखा कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये बनते कैसे हमने नहीं देखा, ठीक है। वैसे मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं कैसा है। बेंजीन बना लो, हर जगह क्लोरीन डाल दो, हो गया। अब बोलोगे सर नाम गलत क्यों है, ऑब्वियसली कैन यू सी बेंजीन ओवर हियर, बेंजीन दिख रहा है कहीं,
तो नाम में बेंजीन कैसे आ सकता है? समझ में आ रहा है आप लोग? दैट्स व्हाई द नेम इज मतलब बहुत ज्यादा रॉन्ग है। आप बेंजीन जब नहीं है तो बेंजीन कैसे लिख सकते हो? कैन यू सी बेंजीन? नहीं, ये तो क्या है, ये हेक्सेन है ना, हेक्सेन, बराबर। इस वजह से यहाँ पे गैमा हेक्सेन लिखा है, जहां पे आपको गैमा लिखा होगा और एक आइसोमर लिखा होगा, बराबर। इस वजह से इसका नाम है गैमेक्सेन, बराबर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक में जो लिखा है तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द ब्यूटीफुल ऑफ आवर स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। अब आपको डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स देखना है। जैसे कि आपने प्लास्टिक देखे, हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में प्लास्टिक, हमने पीवीसी देखा, ठीक है। प्लास्टिक पीवीसी में बहुत ज्यादा जो यूज होता है, ये भी देखा होगा, नाइलॉन, जिससे आपके सूचर्स बनते हैं, सर्जिकल सूचर्स। इन सब में जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है मोनोमर, वो है एडिपिक एसिड। क्या नाम है इसका? एडिपिक एसिड। अब इसका फॉर्मूला क्या है? HCOOC CH2 how many times? 4 times and COOH. This is called as adipic acid. अब ये जो एडिपिक एसिड है ये बनता किससे? इट इज मेड आउट ऑफ बेंजीन। किससे बनता है? बेंजीन से बनता है। और गाइस बेंजीन जो है इट इज कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या है? कैंसर कॉजिंग, कैंसर कॉजिंग, समझे? जैसे कि अब सुना होगा आप लोगों ने कि जो स्मोकिंग करता है उसको कैंसर होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जब वो स्मोक करता है तो वो जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, उसमें बेंजीन के कंपाउंड होते हैं, और वो जब रिएक्ट करता है किसके साथ? आपके लंग्स में ऑक्सीजन के साथ, तो बेंजीन का गैस वहां पे प्रोड्यूस होता है, वो फर्दर जाके आपके सेल्स को डैमेज करता है और एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है। और दैट एक्स्ट्रा ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसरस सेल या कैंसर। इसमें आपका ऑटोसिस, छोड़ो, जानते बायोलॉजी छोड़ो, ठीक है। कैंसर कॉजिंग हो जाता है, बराबर। तो डिजाइनिंग, अब नाउ यू कुड थैंक्स टू ग्रीन केमिस्ट्री, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री वी केम टू नो दैट, ऐसा नहीं कि वो प्रोसेस था नहीं था, लेकिन जब ग्रीन केमिस्ट्री आया तो हमारी उसने सोच को बदल दिया कि जो भी केमिकल्स है, जो आपके प्रॉब्लम है, उसमें हमें कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन करना है। वी नीड टू प्रोड्यूस एडिपिक एसिड, हमें एडिपिक एसिड को बनाना ही है। वी कैन नॉट स्टॉप दिस, हम इसको बंद नहीं कर सकते, वी हैव टू बिल्ड। लेकिन हम अब इसको यूज नहीं करेंगे, वी विल गोइंग टू यूज समथिंग एल्स। देन द आंसर केम, द ऑप्शन केम आउट टू बी ग्लूकोज। क्या आया? ग्लूकोज, विच इज अगेन अ पॉलीमर। ग्लूकोज भी क्या है? ये भी एक पॉलीमर है, बराबर। तो अब हम ग्लूकोज से इसको बनाते हैं। ग्लूकोज क्या है? व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज क्या है गाइस? ग्लूकोज इज नथिंग बट अ कार्बोहाइड्रेट। क्या है? इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। चलो थोड़ा लिख लो, मैं थोड़ा फोन, ओके गाइस। सो व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, और बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? शुगर ही तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुगर। फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, बराबर। तो ये क्या है? इट्स अ बायोडिग्रेडेबल। ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, आप डेली तो खाते हो शुगर, इन द फॉर्म ऑफ बिस्किट, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन द फॉर्म ऑफ टी। अच्छा, टी से याद आया, बेस्ट एग्जांपल है एटम इकोनॉमिक। याद आ गया। देखो, आप चाय बनाते हो, ठीक है, तो जब आप चाय बनाते हो उसमें आप क्या डालते हो? शुगर, मिल्क, वाटर एंड चाय पत्ती। ये 4-5 चीजें। और अब कैसा है कि वो घर हाउस टू हाउस वो डिफर करता है, लेकिन ये बेसिक इंग्रेडिएंट ये होते ही होते हैं। विदाउट वाटर भी बनता है, तो आप वाटर भी निकाल सकते हो ओनली विथ मिल्क। तो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट क्या होगा? मिल्क होगा। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। मिल्क, देन वाटर, देन शुगर, लिटिल बिट ऑफ साल्ट, एंड देन वाटर, एंड देन चाय पत्ती, देन इलायची, एंड देन मसाला। forget about मसाला, ओनली इलायची। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग टी। लेकिन जब सब बनने लगता है, जो एंड प्रोडक्ट आता है, उसमें डिजायर प्रोडक्ट क्या है गाइस? यो टी, ये जो प्रॉपर ट्री, जिसको आप वो फिल्टर आता ना, फिल्टरेट जिसको बोलते हैं, फिल्टर करने के लिए जो चाय छन्नी आती है, वो लगा करके बाकी सारी चीजें बाहर निकाल लेते हो और सिर्फ क्या लेते हो? चाय लेते हो। तो प्रोडक्ट तो वो भी है, वो भी तो बना ही है ना, मिक्स होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, अलॉन्ग विद दैट टी। लेकिन यू आर ओनली कंसर्न विद व्हाट?
विथ दैट ब्यूटीफुल अरोमा वाली टी। क्या आप उस इलायची को पुलाव में डाल खाएंगे या सालन में डालेंगे? नहीं डालेंगे। समझ में आया? क्या उस चाय पत्ती से फिर से चाय बनाएंगे? नहीं बनती है। अगर आप उससे चाय पत्ती फिर से बनाओगे तो वो भी कैंसरस है, वो भी कैंसर कॉजिंग होता है। ठीक है, उसके बारे में कभी हम लोग बात करेंगे। जो अगर ऐसा जिसके घर में होता है कि वो सुबह चाय बनाता है और शाम तक उसको गर्म करते रहता है, उसी में और चाय बनाते रहता है, तो प्लीज डोंट डू इट। उसमें कैफीन बहुत ज्यादा हो जाएगा और आगे चल के आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ऐसा नहीं करो। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एटम इकोनॉमी। ठीक है, अब इसमें एटम इकोनॉमी क्या होगा गाइस? इसमें सिंपल है, एटम इकोनॉमी ये बताएगा कि आपका कितना मास। अच्छा, ये कैलकुलेशन किसके ऊपर होता है? मास के ऊपर। तो सबका मास कैलकुलेट कर लो और फिर वो डिजायर्ड प्रोडक्ट जो आपका लिक्विड टी है उसका मास ले लो, और जो आपका चाय पत्ती और जो इलायची उसका मास ले लो। आपको समझ में आएगा कि कितना वेरिएशन है और कितना आपकी एटम इकोनॉमी है। बराबर, अगर आपकी एटम इकोनॉमी 90% आ रही है तो कचरा समझो 10% ही है। अगर आपको उसमें और भी कम करना है तो चाय पत्ती ऐसे ही लेकर क्या हो जो अच्छी खुशबू दे, कम डालने पे। समझ में आया? चलो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एग्जाम्पल। तो इस तरीके से वी आर डन विद दिस टू टॉपिक। दिस वाज थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ वन। नाउ विल जंप ऑन टू द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन क्या है हम वो देखते हैं। ठीक है, सेफर केमिकल्स है, डिलीट करते हैं। सॉरी, सेफर तो ये रहा। हम ये फिफ्थ वाला जो है ना गाइस वो ये है कि so the next topic is what use of safer solvent and auxiliaries। तो पहले हम ये समझते हैं और उसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है? डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंट, राइट? एफिशिएंट। तो ये जो टॉपिक है ये क्या कहता है? देखो, कोई भी रिएक्शन को, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो नॉर्मली ऐसे मिलाने पे नहीं होते, उसको आपको करना क्या होता है? उसको किसी सॉल्वेंट के अंदर डालना होता है। एकदम बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू मिक्स सॉल्ट एंड शुगर, तो कैन यू थिंक वो मिल भी सकते हैं? नहीं मिलेगा कभी भी, चाहे आप कितना भी उसको मिला लो। लेकिन इफ यू पुट बोथ ऑफ दिस मिक्सचर इनटू वाटर, व्हाट विल हैपन? as they jump into the water, immediately they will going to dissolve. Immediately नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा after you shake, right? It will going to dissolve. So water will going to work as a solvent. उसी तरीके से there are so many organic solvent as well as halogenated solvent। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें ग्रीन सॉल्वेंट यूज करना है। कौन सा सॉल्वेंट? ग्रीन सॉल्वेंट। रीजन क्या है? पहले तो ये बोलता है कि आप सॉल्वेंट और ऑक्सिलरी को मिनिमाइज कर दो। तो सॉल्वेंट तो समझ में आ गया आप लोग को। व्हाट इज ऑक्सिलरी? जब उस रिएक्शन में ऊपर से जैसे मिक्स नहीं हो रहा है, रिएक्शन हो नहीं रहा है, तो आपने क्या करा? नीचे से आपने हीट एनर्जी लगा दिया, तो शुगर और सॉल्ट और जल्दी ये हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। उसी तरीके से जब कोई रिएक्शन हो रहा है, सॉल्वेंट है उसके अंदर लेकिन फिर भी रिएक्शन स्लो है, तो आपने उसमें से कुछ ऐसी सब्सटेंस डाल दिया, ऐसा केमिकल स्पीशीज डाल दिया जिससे वो रिएक्शन फास्ट होने लगा और रिएक्शन कंप्लीट हो गया। या कोई ऐसी जगह पे डाल दिया जहां पे आपको जरूरत है कि उस टाइम पर डालने पे प्रोडक्ट में कुछ इफेक्टिवनेस आएगा या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी या अरोमा बढ़ेगा, चाहे एक्स वाई जेड। बराबर, तो ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी। तो ये प्रोसेस, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये बोलता है कि आप ऑक्सिलरी को मिनिमाइज करो, आप सॉल्वेंट यूज करो तो ग्रीन सॉल्वेंट यूज करो। ऑक्सिलरी मिनिमाइज करोगे तो होगा क्या? लेस अमाउंट ऑफ वेस्ट निकलेगा, क्योंकि वो ऑक्सिलरी बाहर से अंदर जाएगा तो ऑब्वियस बात है वो वेस्ट के फॉर्म में ही बाहर आएगा, वेस्ट क्रिएट करेगा एक्चुअली में। और सॉल्वेंट जब यूज करोगे तो आपको ग्रीन सॉल्वेंट यूज करना है। रीजन इज दैट कि जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किया आपने, लेट्स से CH2Cl यूज किया, आपने CHCl3 यूज किया, या फिर आपने यूज किया CCl4, तो ये सब क्या है? दे ऑल आर मेड आउट ऑफ क्रूड ऑयल। इनको कहते हैं क्या हम लोग? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ये सब किससे बनते हैं? क्रूड ऑयल से बनते हैं। और होता क्या है कि दीज आर वोलेटाइल, और जब बड़े बड़े कंपनी में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में वर्कर जब इनसे रिएक्शन करवाते हैं या इनको डिस्प्लेस करते फ्रॉम ईयर टू ईयर, फ्रॉम ईयर टू दैट, देयर इज ऑलवेज अ फिजिकल लॉस ड्यू टू वोलाटाइल नेचर ऑफ दिस कंपाउंड्स। तो होगा क्या? वो वर्कर को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कस्टमर जो लेगा इनको उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और एट द एंड एनवायरमेंट को भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे।
तो इस तरीके से हमारा ये प्रिंसिपल कहता है कि वी नीड टू डिस्कार्ड दिस काइंड ऑफ सॉल्वेंट, हमें इस तरीके के सॉल्वेंट को यूज करना पड़ेगा विच इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज द कॉमन नेम, राइट? वेल इट इज एक्सेप्टेड बाय IUPAC, वैसे इसका नाम है डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है? डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। आई होप आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज करो, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैच है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इनको आप नॉर्मल टेम्परेचर नहीं, एक सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे यूज करते हो, जहां पे कि टेम्परेचर इस तरीके से वेरी करता है कि ये जो है ना, ये तीनों स्टेट में मिलते हैं आपको, इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस एंड आइस, इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड गैसेस विच इज अ what it is called as in gas, CO2 तो गैस ही होता है नॉर्मली, और वाटर इज द वेपर। लिक्विड फॉर्म में तो वाटर ही है, CO2 जो है ना वो भी लिक्विड फॉर्म में आता है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करने के। तो इस तरीके से ये बहुत जबरदस्त ग्रीन सॉल्वेंट होगा, क्योंकि वाटर से आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। CO2 का आपको थोड़ा बहुत केयर करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टली कुछ से भी कोई भी चीज से रिएक्ट कर लेगा और आपको मार डालेगा या कुछ ऐसा होगा, राइट? उसको प्रॉपर केयर रखेंगे तो वो नॉर्मल ही रहेगा, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो इन प्लेस ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉल्वेंट वी हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ सॉल्वेंट विच आर कॉल्ड एज ग्रीन सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन। और ये अवेलेबल भी है तीनों फॉर्मेट में, तीनों फेजेस में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। समझ में आया आप लोग को? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्या है आपका? डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी की एफिशिएंसी के ऊपर हमें डिजाइन करना है। अब हमें ऐसा प्रोसेस बनाना है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी कम लगे। देखो गाइस, जब एनर्जी ज्यादा लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज है आप, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, वो बहुत ज्यादा कॉस्टलियर हो जाएगी, और बहुत ज्यादा कॉस्टलियर हो जाएगी तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिकॉज केमिस्ट्री या चाहे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, वो क्या कोशिश करती है कि वो चीजें सस्ती बनाए और डिमांड इंक्रीज करवा करके सप्लाई इंक्रीज करे, बिकॉज वो सस्ती चीजें हैं, रॉ मटेरियल सस्ता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया था आप लोग को, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीमर, और किसके बीच में? LDPE, बराबर याद आया आप लोग को? इसमें क्या यूज किया था हमने? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, बराबर। और इसमें ट्रेसेस ऑफ O2 यूज किए थे, ट्रेसेस ऑफ O2। तो इस दोनों में डिफरेंस यही था कि इसमें हमने कैटलिस्ट यूज किया था, इसमें जो टेम्परेचर तो नॉर्मल था, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 80 डिग्री इसमें था, 70 डिग्री इसमें था। यहाँ पे 1000 ATM था, 1000 to 2000 ATM, और वो यहाँ पे कितना हो गया? दिस इज प्रेशर, यहाँ पे हो गया 6 to 7 हो गया, 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया। सो यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर डेवलप करने के लिए व्हाट यू नीड टू हैव एनर्जी। क्या चाहिए आपको? एनर्जी चाहिए। और यहाँ पे इट्स वेरी इजी, राइट? एज कंपेयर टू दिस इट इज वेरी इजी। तो हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, या हमें जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वैसा बनाओ जो एनर्जी एफिशिएंस हो, राइट? वो एनर्जी ज्यादा ना ले। जब हाई एनर्जी लेगा तो जहां पर भी हो रहा है वहां पे प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, यस और नो? ब्लास्ट हो सकता है, या फिर आपको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा, कूलिंग यूनिट यूज करना पड़ेगा। सो होगा क्या? एट द एंड चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलो देखो जरा, कॉपी करो इसको फटाफट। अच्छा सुनो, वेट, इसमें कुछ और भी चीज है जो आपको जानना है। अब वो क्या है कि आप इस पर कैटलिस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसको आप रूम टेम्परेचर पे कर लो, ऐसा प्रोसेस फॉलो करो जो किस पे हो? रूम टेम्परेचर पे। तो आपको टेम्परेचर का कोई झंझट ही नहीं है, एक्स्ट्रा आपको एनर्जी डालना नहीं पड़ेगा। प्रेशर भी कैसा होना चाहिए? 1 ATM का रख लो, 1 ATM प्रेशर के ना के बराबर है। तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर उतना ही होता है, रूम टेम्परेचर इज द सेम थ्रू आउट आपके लाइफ में। जो प्रेशर होता है और वो 1 ATM ही है, तो इसमें कोई ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें सबसे बेस्ट है बायो कैटलिस्ट यूज कर लो। बायो कैटलिस्ट किस चीज के लिए? ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए आप बायो कैटलिस्ट यूज कर लो। आप रिफ्लक्स की मदद ले लो, नए नए टेक्नोलॉजी जो माइक्रोवेव हीटिंग के ऊपर काम करते हैं वो यूज कर लो। देयर आर सो मेनी। ठीक है, रिफ्लक्स समझते हो ना? रिफ्लक्स होता क्या है? जैसे आप हीट करके कोई रिएक्शन शुरू करें, ठीक है, तो हीट एनर्जी होगा,
अब हीट एनर्जी की वजह से कुछ चीजें बाहर जाएगी इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो ऊपर से कूल कर लेना है, ऊपर से आपको क्या करना है, नीचे से बाहर जाए तो ऊपर से आपको कूल कर लेना है कि वो चीज फिर वापस उसी में आ जाए, वो भाग ना जाए, बाहर ना चले जाए, नहीं तो फिर इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट हो जाएगा ना। जैसे कि सिंपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये आपका एक क्या है, टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे कोई रिएक्शन चल रहा है, यहाँ पे कोई रिएक्शन चल रहा है, बराबर। तो ये रिएक्शन जब यहाँ से हीट करोगे तो व्हाट विल हैपन, ये इवॉल्व होगा कुछ चीजें, तो यहाँ पे क्लोज कर दो और यहाँ पे वाटर का सप्लाई दे दो, इस तरीके से ये पूरा एरिया ठंडा होगा, इस वजह से ये तुरंत क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंडेंस, और वापस फिर वापस और वापस यहीं पर वापस आ जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, देयर विल नो लॉस ऑफ रिएक्टेंट, पूरा भरपूर आपको प्रोडक्ट मिलेगा, देयर विल बी नो लॉस ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो मैं हट जाता हूँ, लिख लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉपी कर नेक्स्ट बढ़ते हैं 7th वाले पे, और विच इज वेरी इजी। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, यूज ऑफ नेचुरल फीड स्टॉक्स। ठीक है, फीड स्टॉक्स क्या होता है, स्टॉक्स मतलब कोई भी चीज जमा हो, कोई जखीरा हो, कोई भी चीज जहां पे जमी हुई चीज हो, दैट इज कॉल्ड स्टॉक, या कोई आपने जमा कर लिया उसको बोलते हैं स्टॉक्स। फीड मतलब जो आपको फर्दर वहां से निकाला आप क्या कर रहे हो, अपने आप को फीड कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं फीड स्टॉक एक साथ। तो आज के डेट में वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी महामारी है उसको किस चीज की है, क्रूड ऑयल की है, बराबर। क्रूड ऑयल से जो जितने भी चीजें बनते हैं, जैसे हो गया पेट्रोल, हो गया डीजल, हो गया पेट्रोकेमिकल्स, एक्चुअली में ये जो टॉपिक है ये बेसिकली फॉर्मली इसी के ऊपर है, व्हाट, यूज ऑफ नेचुरल फीड स्टॉक। वो किसके ऊपर है, आपके क्रूड ऑयल के ऊपर और प्लांट बेस्ड मटेरियल्स के ऊपर। जैसे कि एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं। देखो, जितना ज्यादा हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे अपने क्रूड ऑयल की, या ऑन इन अदर वर्ड्स यू कुड से नेचुरल फीड स्टॉक की, तो होगा क्या कि फ्यूचर जनरेशन विल बी डिप्राइव ऑफ, राइट, उनको ये चीजें नहीं मिलने वाली है, और फिर और ज्यादा प्रॉब्लम होगा, दे विल गोइंग टू सफर अ लॉट। अब बहुत ज्यादा यूज करने पर होगा क्या कि जितने भी क्रूड ऑयल है, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह, चाहे कुछ भी हो, सीएनजी अलग चीज है, सॉरी, चाहे वहां पे कैरोसिन कुछ भी हो, दे ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम टू द एनवायरमेंट। तो जितना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा उतना ज्यादा ही आपका वेस्ट प्रोड्यूस होगा। तो व्हाट दे आर सेइंग, और दूसरी चीज क्या है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चलो वेस्ट से तो हम कहीं ना कहीं वेस्ट से निकल जाएंगे, कुछ ना कुछ इसका कर लेंगे, लेकिन जो डिप्लीट हो रहा है, बिकॉज दीज ऑल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, ये रिन्यू नहीं होने वाले हैं, तो इनको हमें समझदारी के साथ और प्रॉपर अमाउंट में यूज करना पड़ेगा। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या कहता है कि हमें जहां जहां पर भी रिप्लेसमेंट हो सकता है वहां पर हम इनको क्रूड ऑयल बेस से हम किस में कर लेते हैं, प्लांट बेस्ड कर लेते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल में बताता हूं आपका, जो प्रिंटर है, प्रिंटर में कलर वाली प्रिंटर है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कलर पिगमेंट्स। अब देयर आर एन नंबर ऑफ कलर जेरोक्स मशीन्स, राइट, जो मुंबई में, इंडिया में, पूरे यूनिवर्स में, बराबर। अब हमें क्या करना है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो ये कलर पिगमेंट, अच्छा वो जो एट प्रेजेंट जो ये कलर पिगमेंट है वो कहां से आता है, क्रूड ऑयल से आता है, क्रूड ऑयल डिराइव्ड होता है। कहां से डिराइव्ड होता है, क्रूड ऑयल डिराइव्ड होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब क्रूड ऑयल डिराइव्ड होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कलर है हम इसको सोय बेस्ड बना सकते हैं, सोयाबीन होता है ना, सोय बेस्ड आपके पिगमेंट्स हम लोग डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये कैसे बनता है, आपके सोयाबीन के ऑयल से डिराइव्ड है, बराबर। अब यहां से ये बन गया, तो अब ये बन गया गाइस प्लांट बेस्ड, क्या बन गया, प्लांट बेस्ड। जैसे ये प्लांट बेस्ड बना तो हम इसको बार बार रिन्यू कर सकते हैं ना, वी कैन रिन्यू, राइट। क्या हम इसको बार बार रिन्यू कर सकते हैं, एक ही बार रिन्यू नहीं कर सकते, वी कांट रिन्यू क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को आप रिन्यू नहीं कर सकते, बराबर। अब इसके एडवांटेजेस भी है ओवर डिसएडवांटेजेस। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, इस प्लांट बेस्ड का एडवांटेजेस क्या है, अगर आप ब्राइटनेस देखोगे तो बहुत ज्यादा ब्राइट है, कौन सा, आपका ये वाला बहुत ज्यादा ब्राइट है एज कंपेयर टू दिस पिगमेंट, बराबर। अगर आप रिसाइकल की बात करो, किसकी, रिसाइकल की, तो पेपर जब रिसाइकल होने जाता है तो सबसे पहले जो काम होता है उसमें क्या होता है
कि आप उसमें से इंक कैसे निकालते हो। वो पेपर में से इंक निकालना होता है, पहला काम क्या होता है, इंक निकालना होता है। तो अब यहाँ पे जो प्लांट बेस्ड इंक है उसको निकालना इज मच इजियर देन रिमूविंग द इंक विच इज मेड आउट ऑफ क्रूड ऑयल, बराबर। तो इन दैट केस ये रिन्यूएबल भी है, इजीली आप इसको निकाल भी सकते हो पेपर से कि आपका पेपर इजीली रिसाइकल में जा सके। तो ऑल टाइम इट इज ऑलवेज बेस्ट देन क्रूड ऑयल डिराइव्ड कलर पिगमेंट्स। सो यूज ऑफ नेचुरल फीड स्टॉक यही हमें बताता है कि आप ऐसे नेचुरल फीड स्टॉक के ऊपर ध्यान दो जो आने वाले वक्त में डिप्लीट होने वाले हैं, उसको रिप्लेस करो किस चीज से, आपके रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ मटेरियल्स, राइट। इट कुड बी प्लांट बेस्ड, इट कुड बी एनिमल बेस्ड, राइट, क्योंकि इन दोनों को रिन्यू कर सकते हो बट यू कैन नॉट रिन्यू क्रूड ऑयल काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्या आपका रिड्यूस डेरिवेटिव्स। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, रिड्यूस डेरिवेटिव्स और मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप। सिंपल टर्म में क्या है कि आप एक रिएक्शन करवा रहे हो, उस रिएक्शन में लेट्स से दो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आपको पता है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप पे अटैक होगा एक रिएजेंट का या एक कैटलिस्ट का और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब ये रिएक्टेंट या ये कैटलिस्ट, ये रिएजेंट या ये कैटलिस्ट जाता है तो वो दोनों ग्रुप को रिएक्ट कर देता है, इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ और ही बन जाता है। तो इन दैट केस क्या करोगे आपको वो जो अनवांटेड रिएक्शन है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, या यू कुड से उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि आप एक कोई और रिएजेंट यूज करते हो जो उसको जाके बाइंड हो जाए, फिर जब आपका प्रोडक्ट बनने को तैयार हो जाए तो फिर वो वापस वहां से निकल जाए। इस तरीके से ये ग्रुप प्रोटेक्टेड रहा, इसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि एंड में जो आपने डाला था वो तो निकल जाएगा और वहां पे जो रिएजेंट या जो कैटलिस्ट आपने डाला है वो रिएक्ट करके वहां जो बनना था वो तो बन ही गया है। तो ये प्रिंसिपल क्या करता है कि हम कुछ ऐसे बायो कैटलिस्ट यूज करें। बायो कैटलिस्ट क्यों बोल रहे डायरेक्टली है, ये कैटलिस्ट क्यों नहीं बोल रहे, बिकॉज बायो कैटलिस्ट में कोई प्रोटेक्शन वाले ग्रुप नहीं है, कोई डेरिवेटिव्स नहीं आते, कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग ग्रुप नहीं आता, कोई एक्स्ट्रा ब्लॉकिंग ग्रुप नहीं आता है। वहां पे कैटलिस्ट इस तरीके से होते हैं वो जो जगह पे जाके ही रिएक्ट करें, जहां पे उनको रिएक्ट करना होता है वही करें, बाकी जगह नहीं करें। जैसे कि एकदम बेस्ट एग्जांपल है, मान के चलो आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते आपके व्हाइट शर्ट पे कहीं दाग लग गया, गिर गया, दाग लग गया, तो बेस्ट क्या होगा, देयर आर टू कंडीशन टू वॉश ऑफ दैट स्टेन, राइट। वो दो कंडीशन क्या है, एक ये कि आप पूरी शर्ट को धो डालो, दूसरा ये कि जो स्टेन लगा वहीं पे धो डालो। इफेक्टिव क्या होगा, एफिशिएंट क्या होगा, ऑब्वियसली वही एफिशिएंट होगा, वही इफेक्टिव होगा कि जहां पे आपका स्टेन लगा सिर्फ आपने वही धोया। क्यों, उसमें पानी कम लगेगा, डिटर्जेंट कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगी और इमीडिएटली या कुछ टाइम के बाद सूख भी जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप पूरे शर्ट को भिगा दिया, पूरे शर्ट को धो रहे हो, तो व्हाट विल हैपन, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड ऑफ योर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट विल बी रिक्वायर्ड। तो ये जो प्रिंसिपल है वो क्या बोल रहा है कि ऐसे डेरिवेटिव्स को रिड्यूस करो, खत्म करो, बंद करो। समझ में आया? तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। वेल, ये जो पार्ट है स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट, हम इस पे काम कर रहे हैं बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। वी आर वर्किंग ऑन इट, हम इस पे काम कर रहे हैं और फर्दर इस पे डेवलपमेंट बाकी है। कोई ऐसा रिएक्टेंट या कैटलिस्ट हमें निकालना पड़ेगा जो ऐसे काम कर सके। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आपका बेंजोइक एसिड, अगर ये नहीं रहता तो बेंजाइल डिहाइड होता, लेकिन ये है तो ये किस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या होगा, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजाइल डिहाइड, बराबर। तो अब क्या करना है, इसको ना यहां से बेंजोइक एसिड बनाना है। क्या बनाना है, बेंजोइक, मतलब इसको यहां पहुंचना है, इस जगह पे पहुंचना है। लेकिन जब ये डायरेक्टली ये डाल रहा है ना, तो ये जो पार्ट है ऑक्सीजन जब ये डाल रहा है, देखो यहां पहुंचने के लिए इसको चुपचाप यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन यहां पर भी हो जा रहा है, यहां पर भी हो जा रहा है। तो उसके लिए ये क्या करेगा, इसको पहले प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ बॉन्ड OH। अभी प्रोटेक्शन किससे होगा, जब आप ये वाला कंपाउंड डालोगे, दैट इज C6H5CH2
क्लोरोटोल्यूइन डालोगे। क्या डालोगे? क्लोरोटोल्यूइन। जब ये डालोगे आप इसमें तो व्हाट विल हैपन, ये इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे इसने क्या बना लिया, इससे कंपाउंड बना लिया, तो वो ग्रुप प्रोटेक्टेड है। अब वहां पे जब ऑक्सीजन डालोगे तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला, ये डायरेक्टली इसको रिएक्ट कर लेगा और यहाँ पे एसिड बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वो इस पे अटैच्ड है। अब फिर यहाँ पे ये डी प्रोटेक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? डी प्रोटेक्ट। अब आपने फिर से कुछ ऐसा रिएजेंट डाला जो डी प्रोटेक्ट हो गया, मतलब ये फिर से यहाँ से निकल गया। तो जैसे ये निकला फिर H आ गया, मतलब यहाँ से HCl डाल दो तो ये Cl, H यहाँ पे कंबाइन होगा, Cl इसको कंबाइन कर लेगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा फिर से। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि जितना ज्यादा प्रोटेक्टिंग डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप डालोगे उतना ज्यादा कचरा बनेगा, और हमें वही तो नहीं करना है, बराबर। तो देयर सेइंग कि कोई ऐसी बायो कैटलिस्ट यूज करो जिससे कि ये कचरा ना बने। समझ में आया? वेरी गुड। इसके बाद जो है मैं ओरली बता देता हूँ। इसके बाद जो है वो है कैटेलिसिस। कैटेलिसिस क्या होता है? व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होता है? सिंपल है ना, कैटलिस्ट वो होता है जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। यस, एकदम सिंपल। अब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज तो करता है, तो बोलोगे सर इसमें ग्रीन केमिस्ट्री का क्या काम है? रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी हो जाए तो वेस्ट कम हो, टाइम बच जाएगा, एनर्जी कम लगेगा। सो व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिएक्शन, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन? ठीक है, पहले आप लोग लिख लो, क्योंकि मैं थोड़ा मुझे लिखना पड़ेगा, मैं लिख लेता हूं। चलो आप लोग ये इरेज कर लो फटाफट, मैं इरेज करके ये आपको बताता हूँ कैटालिसिस किस तरीके से होगा। और आपके बुक में वहां पे नीचे ना कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसमें उसने पूछा कि कैटलिस्ट कौन से यूज होगा, तो आपको सर्च करके मुझे बताना है कि कौन से। दैट विल बी योर होमवर्क का पार्ट। उसमें जो पहला वाला है दैट इज हेलोजिनेशन ऑफ ऑयल, वो 10th स्टैंडर्ड में याद है आप लोगों को था, निकल है वहां पे। आंसर क्या आएगा उसका? निकल आएगा। ठीक है, निकल इज ए मेटल कैटलिस्ट। ओके, सो गाइज सी ओवर हियर। सो ये जो कैटलिस्ट है, कैटालिसिस एक रिएक्शन होता है जिसमें आप कैटलिस्ट को यूज करके रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हो। तो कैटालिसिस क्या है? इट्स अ प्रोसेस वेयर यू यूज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यूज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीजिंग करने के लिए। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि कम एनर्जी लगेगा, जल्दी रिएक्शन होगा, कम एनर्जी लगेगा, आपका वेस्ट भी कम प्रोड्यूस होता है। प्रॉब्लम क्या आती है? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। अब ये मन के मालिक है भाई, इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। बहुत बार ये खुद बहुत टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो एक्सपेंसिव तो हमें चाहिए ही नहीं, टॉक्सिक भी नहीं चाहिए, टेम्परेचर का चलो हिसाब किताब ठीक है। तो इसके लिए ग्रीन केमिस्ट्री क्या कहता है? ग्रीन केमिस्ट्री कहता है कि हमें क्या यूज करना चाहिए? बायो कैटलिस्ट। क्या यूज करना चाहिए? बायो कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लें, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो भाई इसमें पैसे तो लगने वाले नहीं है, ये तो एनवायरमेंट में मिल जाते हैं, तो इसमें भी कोई मतलब प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है। ये तो टेक्स्ट बुक के हट के बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं अभी तक है, ठीक है, लेकिन वी कुड यूज, बराबर, हम ऐसी चीजों को फर्दर प्रोसेस करके रिसर्च करके हम ये चीजें बना सकते हैं। आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज बहुत जबरदस्त फील्ड है ये। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करो। इसके जो फादर है दैट इज पॉल टी एनास्टस, ही इज अलाइव, ये जिंदा है। बहुत कम ऐसा होता है कि टेक्स्ट बुक में जो मेंशन नेम होते हैं वो जिंदा पाए जाए, राइट, वो मरे हुए ही होते हैं, लेकिन इज लाइफ। और ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर्स देते हैं ऑन केमिस्ट्री, आप लोग देखो जाके, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही, आगे जो बचे 3 है वो कराऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, कभी और कर लेंगे। नेक्स्ट मेरा लेक्चर फ्राइडे को आने वाला है, ठीक है, हम उस दिन करेंगे। और मोस्टली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फिनिश दिस ऑफ। मैं इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करूंगा, या उसमें नहीं हो पाया तो थर्ड वाले लेक्चर में तो डेफिनेटली हो जाएगा। समझ में आया? सो बेसिकली गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वहां पे पेज नंबर 342 पे आपको कुछ नीचे दिया हुआ है, अपने से ट्राई करना, डोंट सर्च हियर एंड देयर, अपने से ट्राई करना। नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, आई लेट यू नो, ठीक है, बहुत इजी है। आई होप आप लोग वहां तक कैटलिस्ट समझ में आएगा, ठीक है। चलो गाइस, वी विल गोइंग टू स्टॉप इट ओवर हियर, ओके, बाय, टाटा।